हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा अर्थमेटिक के लेवल 1 पे चर्चा कर शुरू करने वाले हैं। और इसमें हमने पहला टॉपिक जो लिया हुआ है वो एवरेज है। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जो भी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और एक विशेष जानकारी आप लोगों को जरूर हम शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ऐप पर दिए गए ऑफिस के नंबरों पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को तुरंत दूर करें। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्वेश्चन पे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर के पहले टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि पहले टाइप में मैंने आपके सामने 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैंने ये क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर आपको प्रथम करके प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछता है तो औसत निकालने का एक फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे हैं कि n की जगह पे कौन सा नंबर लिया गया है सर, 100। ठीक है बेटा, तो आप तुरंत यहाँ पर लिखेंगे 100 + 1/2 और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 101/2 मतलब 50.5। आपका ये बच्चों आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया? मतलब अगर आपको प्रथम करके प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है तो आप तुरंत उस संख्या में मतलब जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, औसत। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिएगा सम संख्याओं का नियम सुन लीजिए। अगर प्रथम करके सम संख्याओं के बारे में कभी आपसे औसत के बारे में चर्चा की जाती है तो आप सभी बच्चे तुरंत इसका फार्मूला समझ लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है n+1। बहुत आसान, क्या फार्मूला होता है, n+1। तो बच्चों आपको तुरंत इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, n की जगह क्या है बच्चों, 50 + 1 और बताओ इसका औसत क्या हो गया, 51। बताइए बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो वो दोबारा से वीडियो प्ले करके आप चेक करेंगे और उसको तुरंत क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा इसका फार्मूला सुन लीजिएगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर आपसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो सबसे पहले फार्मूला सुन लीजिएगा। जितनी विषम संख्याएं होती हैं उतना ही उसका औसत होता है। मतलब n संख्याओं का औसत क्या होगा, n। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ लीजिएगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए तो तुरंत 50 विषम संख्याओं का औसत बेटा क्या होगा, 50। और ये बच्चों आपका क्या होगा, आंसर। सभी को ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा, अब आपको अगला टाइप बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन देखिएगा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। और टाइप 2 में मैंने आपको 4 प्रकार के टाइप लिखे हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से हम लोग करते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। देखिएगा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 4 सम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, इस प्रश्न में एक बात ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी संख्या पूछे, आपसे सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये कर रहा है कि ये संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आपको विशेष गौर ये करना है कि संख्याएं कैसे हम निकालते हैं। फिर बड़ी और छोटी का डिसीजन बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यदि 4 सम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या था। तो बच्चों आप लोग क्या किया करोगे कि आप लोग तुरंत इस प्रकार के सवाल में 17 को लिखकर इसको एक गोले में बंद कर, एक ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर, क्योंकि ये सम नहीं है। क्योंकि ये क्या नहीं है सर, सम नहीं है बेटा। तो अब हमें सम संख्याएं लिखनी है। तो याद रखो 17 के ठीक आगे सम आता है 18 और 17 के पहले आता है 16।
फिर 18 के आगे आता है 20 और 16 के पीछे आता है सर 14। देखिए बच्चों 14, 16, 18 और 20 ये सर आपकी 4 सम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 17। समझ आए? अब अगर आपको इसमें से पूछा गया प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा 20 और ये 20 आपका क्या हो गया आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रश्न का एक दूसरा प्रश्न भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें कहा गया है कि यदि 7 सम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में विशेष ये है कि इसमें औसत सम ही दिया गया है, तो याद रखना कि ये 24 उन संख्याओं में से ही एक संख्या है, लेकिन ये 24 बीच की संख्या है। ठीक है, अब 24 के पीछे देखो कौन है 22, आगे देखो कौन है 26, इसके पीछे 20, इसके आगे 28, इसके भी पीछे 18 और इसके भी आगे 30। तो बच्चों आप देखिएगा आपके सामने बोर्ड पर मैंने 7 सम संख्याएं लिख दी हैं 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 जिनका औसत क्या है सर 24। तो बच्चों आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। आप लोग तुरंत यहां पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया 30। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा सर कि किस तरीके से आप लोग यहां पर इन दोनों प्रश्नों के आंसर देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपने सम संख्याओं में सोचा है बिल्कुल सेम उसी ढंग से आपको विषम संख्याओं में भी सोचना है। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं सब। जैसा कि इन्होंने कहा यदि 6 विषम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। फिर वही बात मैं आपको समझाऊंगा। आपका टारगेट बड़ा छोटा नहीं है, आपका टारगेट ये है कि पहले तो ये 6 संख्याएं आपको पता चले। ठीक है, जब 6 संख्याएं आपको पता चल जाएंगी तो आप बड़ी और छोटी संख्या तुरंत बता सकते हैं। ठीक है सर, देखो बेटा कैसे आप निकालोगे। तो इन 6 संख्याओं को ढूंढने का तरीका मैं क्या करता हूं कि सर यहां पर 16 को मैंने लिया और एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। आप समझ गए होंगे कि 16 को ब्रैकेट में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये विषम नहीं है और हमें जानकारी कैसी चाहिए विषम। तो देखिएगा फिर अब 16 के आगे और पीछे का विषम लिखिए। 16 के ठीक पीछे पड़ता है सर 15 और इसके ठीक आगे आता है 17, इसके ठीक पीछे आता है बच्चों आपका 13 और इसके ठीक आगे आता है 19, इसके भी ठीक पीछे आता है 11 और इसके ठीक आगे आता है 21। देखिए बच्चों आपके सामने बोर्ड पर मैंने ये 6 संख्याएं लिख दी हैं 11, 13, 15, 17, 19 और 21 जिनका औसत क्या है सर 16। तो बच्चों अब ये आपके सामने जब 6 संख्याएं आ गई हैं तो आपको बड़ी और छोटी संख्या बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइएगा सर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया 21। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा सर। ठीक है सर, सभी बच्चों की ये चीजें क्लियर हो गई। कभी भी अगर आपको इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो आपको ज्यादा परेशान या ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, तुरंत का तुरंत। चलिए देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है यदि 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक, इस बार हम 27 को ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे क्योंकि ये विषम ही है, तो ये 27 इन संख्याओं में से ही एक है लेकिन बीच वाली संख्या है। ठीक है, अब 27 के पीछे का विषम याद कर लो 25, आगे का याद कर लो 29, फिर पीछे का लिख लो 23, फिर आगे का लिख लो 31। देखो बोर्ड पर आपके सामने वो 5 विषम संख्याएं मैंने लिख दी जिनका औसत क्या हो सकता है 27 और आपको इस प्रश्न का आंसर क्या देना है बच्चों 31। सभी बच्चों को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है आपको तो आप उस प्रश्न को दोबारा से प्ले करके देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट टाइप। हाँ तो बच्चों देखते रहे हम लोग टाइप 3 पर। टाइप 3 में मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से एग्जाम में कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। आप तीनों प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें और फिर उसके बाद इन प्रश्नों का आंसर निकालें। ठीक है,
मैं आपको समझाता हूं कि देखिएगा किस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे विशेष बात, इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को देख के एग्जाम में घबरा जाते हैं। ये प्रश्न इतने ज्यादा आसान है कि मैं आपको एक बार समझाऊंगा, उसके बाद कभी भविष्य में आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी गलती की संभावना नहीं बचेगी। देखिएगा, जैसा कि बोला गया है कि कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, इसके आगे की 5 संख्याओं को और मिला लें तो नया औसत कितना। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का एक छोटा सा किस्सा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको किसी भी प्रश्न में प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न में समस्या होगी। याद रखना कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बढ़ने पर औसत में आधे की वृद्धि होती है। मेरी बात को दोबारा सुनिए, यहां पे संख्याएं 5 है, लेकिन मैं प्रत्येक एक संख्या के बारे में बात कर रहा हूं कि जब आगे की केवल एक संख्या शामिल करते हैं तो तुरंत औसत में आधे की वृद्धि होती है। क्या समझिए कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक संख्या आगे बढ़ती है तो औसत कितना बढ़ता है? आधा। समझ आ गया होगा, औसत कितना बढ़ता है? आधा। तो बच्चों, जैसा कि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों को क्या दिया गया है? k, और आपसे कह रहा है इसके आगे की 5 संख्याओं को और मिला ले तो नया औसत कितना हो। तो जैसे आप आगे की 5 संख्याएं बढ़ाओगे तो 1 पे आधा, 1 पे कितना? आधा। जब 1 पर आधा बढ़ता है तो बच्चों 5 पर कितना बढ़ेगा? 2.5। तो आप सभी बच्चों का आंसर होगा k + 2.5। ये बच्चों आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी प्रश्न में कभी कभी क्या करता है कि एग्जाम में केवल इतनी ही बात पूछ लेता है। प्रश्न इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ निश्चित किया गया या k, यदि इसके आगे की 5 संख्याओं को और मिला लें तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। केवल वृद्धि पूछे तो आपको मैंने क्या सिखाया कि प्रत्येक संख्या पे क्या बढ़ेगा? आधा। तो ये बताओ 5 संख्याओं पे क्या बढ़ेगा? 2.5। यहां पे सपोज करो कि अगर मैं यहां पे 4 लिख दूं तो दिमाग में आंसर आ रहा है कि अगर मैं 4 लिख दूं तो कितना बढ़ेगा? 2। समझ आया? तो यहां पर आपका आंसर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है? k + 2.5। सभी को क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत k है, यदि इसके आगे की 2 संख्याओं को और मिला लें तो नया औसत क्या है। देखिए सर, सम और विषम की कहानी बिल्कुल सेम है, इन दोनों की कहानी में कोई अंतर नहीं। जो सम के लिए नियम बताऊंगा वही विषम के लिए बताऊंगा, इसलिए दोनों को एक साथ समझ लो तो आसानी हो जाएगी। याद रखना कि सम और विषम संख्याओं में प्रत्येक संख्या पे 1 की वृद्धि है। एक सेकंड, दोबारा रिवीजन। प्राकृतिक संख्याओं पे कितना बताया था? आधा। प्राकृतिक संख्याओं पे कितना बताया? आधा। तो बताओ इसी प्रकार से मैंने सम संख्याओं पे कितना बताया कि प्रत्येक संख्या पे क्या बढ़ेगा? 1। एक बात बताइएगा कि यहाँ पे संख्याएं कितनी बढ़ी? 2। जब 1 पर 1 बढ़ेगा तो 2 पर क्या बढ़ेगा? 2। तो ये बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? k + 2। सेम नियम इसके लिए वर्क करेगा कि कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, यदि इसके आगे की 4 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या पे कितना बढ़ता है? 1। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं? 4। तो ये बताओ औसत कितना होगा? k + 4। मेरा नियम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आप लोग इस नियमों को दोबारा से रिपीट करके अगर सुनना चाहें तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखें, उतना हिस्सा आप दोबारा से समझें ताकि आपको इन प्रकार के प्रश्नों में कभी कोई समस्या ना आए। अब अगले टाइप पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप 4 के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। देखिएगा, टाइप 4 का क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि इसमें देखिएगा आपसे कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत देता है, तो इसमें कुछ आगे की संख्याएं देता है और कुछ पीछे की संख्याएं देने के बाद बीच की संख्या पूछता है। तो इस कैटेगरी में हमसे 2 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। तो वो दोनों ही प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों प्रश्नों को बड़े सावधानी पूर्वक समझिएगा। अगर इनका पूरा प्रोसेस किया जाए तो इन प्रश्नों को करने में काफी गुणाभाग करना पड़ सकता है और एग्जाम में हमें समय लग सकता है,
लेकिन जो आज हम आपको इसमें विधि बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस प्रश्नों को इतना आसानी से लगा सकते हैं कि ये आपके लिए केवल जोड़ घटाने के प्रश्न के बराबर हो जाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बड़ा भाग नहीं, बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, कह रखा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है यदि इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है तो सातवीं संख्या क्या है। आपको तरीका बड़े सावधानी से समझना है। जो आपका शुरुआत में औसत दिया जाए आप तुरंत ही उस औसत को बोर्ड अपने कॉपी पे लिख लीजिए, 68 लिखिए। ठीक, आपको सर सातवीं संख्या बेटा बतानी है तो देखिएगा आप करना क्या है कि मैंने क्या बताया कि आपको जो शुरुआत में औसत दिया जाए आप उतना ही लिख लीजिएगा। 68 आपने लिखा। अब आपसे कह रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। अब तुरंत ये चेक करो कि 63 आपके दिए गए औसत से कितना कम। आप देखेंगे तो आपको यहां पर कितना कम मिल रहा है, 5। आपने देखा यहां पे 5 तुरंत आप 5 का 7 से गुणा करिए, 5 सत्ते 35, माइनस में 35 आ गया। सही तरीके से समझ पा रहे हैं ना। आप क्या देखेंगे कि जो शुरुआत वाली संख्याएं दी गई हैं वो कितनी दी, उनका औसत क्या दिया गया और चेक करेंगे कि इस औसत से कम है कि ज्यादा है। तो हमने देखा कम है, 5 कम है, तो उस 5 का 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35। देखो अब इसके बाद आप अंतिम देखेंगे, अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया गया 70। अब यहां पर देखिएगा इस औसत की कंपेयर में अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो इससे ये कितना एक्स्ट्रा है, 2। तो जब 2 एक्स्ट्रा है तो 7 में गुणा करो, 7 दूनी 14, प्लस में 14 है। अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये प्लस वाला पहले कलेक्ट कर लो, 8 4 12 का 2, ये कितना आया 8, 82 हो गए। और कितना माइनस करना है, 35, 35 माइनस कर लीजिएगा, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 3 गया 4। बच्चों ये आपकी कौन सी संख्या आ गई, 7वीं संख्या, और ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर। आपको अच्छी तरीके से मेथड क्लियर हो गया होगा। बस दोबारा से समझ लीजिएगा, जो भी संख्याएं दी जाएं, जो भी उनका औसत दिया जाए, आपको सबसे पहले तो वही लिख लेना। फिर आपको कंपेयर करना है आगे वाले संख्याओं का औसत और पीछे वाली संख्याओं के औसत से कंपेयर करना है। अगर कम है तो माइनस कर दो और अगर ज्यादा है तो प्लस कर दो। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 5 कम था तो मैंने 5 सत्ते 35 कम किया, यहाँ पे 2 ज्यादा था तो मैंने 7 दूनी 14 ज्यादा किया, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, 27। देखेंगे कितने इजी तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, जो अगला टाइप इसी में दिया गया है, ये इससे जस्ट उल्टा काम करता है। देखिए सर इसमें क्या, 9 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो 5वीं संख्या यहां पर ज्ञात करें। अब आप तुरंत क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे। आप यहां पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 50 आप लोग लिखेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर 50 से ये जो आगे वाली संख्याओं का औसत है वो कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा। तो जो 2 एक्स्ट्रा है तो टोटल आप देखेंगे तो 4 दूनी 8, भाई 2 एक्स्ट्रा है तो तुरंत 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 माइनस करेंगे। मैंने कहा उल्टे तरीके से लगेगा, इसके तुलना में उल्टा, यहाँ पे जो ज्यादा होगा वो यहाँ पे घटाया जाएगा और जो कम होगा वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आगे देखिएगा, इसकी तुलना में ये बच्चों कितना आपका कम है, 1 कम है। तो जब आपका यहाँ पर 1 कम है तो वो आप देखेंगे 1 चौको 4, प्लस में आप 4 करेंगे, आप देखिएगा प्लस में आपका 54 हो गया, माइनस में 8 है, घटाइएगा, जैसे आप घटाएंगे आपका आंसर क्या आया, 46। ये बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो। अच्छा, इस प्रश्न में कई बच्चे हमारे किस बात में कंफ्यूज होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि ये दोनों प्रश्न सर लिखे सेम हैं, फिर इनके लगाने के तरीके अलग अलग हैं। ये सिर्फ दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये दोनों ही प्रश्न बहुत अलग अलग है। आप जरा गौर करो, 13 संख्याओं में प्रथम 7 और अंतिम 7, अगर आप गौर कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि जो 7वां नंबर है, 7 नंबर के इधर 6 पड़ेंगी, इधर 6 पड़ेंगी, तभी तो 13 नंबर होंगे ना। लेकिन जब आप 7 प्रथम से गिन रहे हो, 7 अंतिम से गिन रहे हो, तो गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 7वीं संख्या को आप डबल टाइम काउंट कर ले रहे हो।
तो जब डबल टाइम आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पर आप ये वाला नियम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 9 संख्या है, मतलब मान लिया मैंने ये 9 संख्याओं का ये कुछ औसत है। फिर इसमें प्रथम 4 और अंतिम 4, इसमें आप 5वीं संख्या को शामिल ही नहीं कर रहे, यहाँ पे एक संख्या 2 बार शामिल कर रहे हैं और यहाँ पे उस बीच वाली संख्या को शामिल ही नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जहां पर किसी संख्या को 2 बार शामिल करने का नियम लगे तब आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, और जब आप एक भी बार उस संख्या को शामिल ना करें तो आप इस प्रोसेस से सवाल लगाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इन दोनों प्रश्नों में बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए आप इन दोनों प्रश्नों को रिपीट करके देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अगला टाइप। हाँ तो बच्चों देखिएगा, अब हम अपने 5वें टाइप पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ये बहुत ही आसान टाइप होता है, इसको आपको समझने में बहुत आसानी है और ये बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर आपसे कभी भी इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है तो बच्चों याद रखेंगे, आप इस सवाल को कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल का आंसर आप तुरंत देंगे mn। ठीक, थोड़ी देर के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा गौर करो। एक बात बताओ, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो ये बताओ अगर मैं लिखूंगा तो m संख्याओं का योग जरा गौर करो। आप सभी लोग जानते होंगे संख्याओं का योग निकालने के लिए संख्याओं की संख्या में उसके औसत का गुणा कर देते हैं, तो योग आएगा mn स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे n संख्याओं का योग अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो आप n संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? nm स्क्वायर, संख्याएं और औसत का गुणा कर दो तो योग निकल आता है। तो ये बताओ फिर m प्लस n संख्याओं का योग, आप दोनों प्रकार के योग को जोड़ लें, m संख्याओं का योग और n संख्याओं का योग, दोनों को उठा के जोड़ेंगे तो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, ये योग आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि m प्लस n संख्याओं का औसत, तो ये बताइएगा औसत निकालने का नियम क्या होता है कि m प्लस n संख्याओं का योग बटे संख्याओं की क्या संख्या, तो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बटे m प्लस n। तो बताइए बच्चों, आप लोग यहां से क्या कॉमन करेंगे? ऊपर से mn, ब्रैकेट में क्या बचेगा? m प्लस n, और अपॉन में भी क्या है? m प्लस n। बताओ बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बताओ औसत आपका क्या बना? mn। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कभी आप एग्जाम में इस प्रश्न को लगाएंगे नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत पूछेगा तो तुरंत आंसर क्या देंगे? mn। जैसे थोड़ा और समझते हैं, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं आपको एक नया प्रश्न आपके लिए बना रहा हूं। मैं मान लीजिएगा इस प्रकार से प्रश्न बना दूं कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, और मैं कहूं कि y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो कह दूं कि x प्लस y संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो बच्चों तुरंत आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? xy। क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से आपको प्रश्न, और जिनको इस प्रश्न का पूरा विस्तृत रूप समझना है वो इसको समझ सकते हैं। बाकी आपको आंसर देने का विधि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हूं, तो आप इस टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट टाइप समझते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6 पे चर्चा करने वाले हैं। और देखिएगा ये टाइप आपके मैथ संबंधी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे बनाया गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आपको इसका आसानी से उत्तर दे सकें आप।
बहुत आसान होता है इन प्रश्नों का आंसर देना, केवल आपको ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, जैसे आपसे कह रहा है विराट अपनी 12वीं पारी में 104 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। रनों का नया औसत क्या है, ठीक। तो सबसे पहला जिक्र मैं जो आपसे करूंगा वो मैं आपसे यही करूंगा कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप विराट की कितनी पारियों को अपने दिमाग में चला पा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है 12वीं पारी में 104 रन बनाता है और उसके बाद औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ जाता है और नया औसत कुछ। तो आप सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि हम केवल अभी 12वीं पारी तक ही विराट को देखें। क्या आप इसकी 13वीं पारी पे कोई चर्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में लिमिट ही 12वीं पारी तक है, क्योंकि 12वीं पारी में उसने रन बनाए, उसके बाद की जानकारी ही नहीं है मेरे पास, ठीक। तो अगर आपसे नया औसत पूछ रहा है तो दिमाग में एक चीज समझ लीजिएगा कि वो आपसे 12वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है। ठीक, लेकिन अगर आपसे वो पुराना औसत पूछ रहा है तो पुराना औसत पूछने का मतलब सिर्फ एक ही बात बनती है कि वो आपसे 11वीं पारी का जिक्र कर रहा है। ये बात बहुत विशेष है कि अगर आपसे पुरानी औसत का जिक्र करता है तो पुराने औसत में सिर्फ एक ही बात वो आपसे पूछना चाहता है, 11वीं पारी के बाद, ठीक। और अगर आपसे यहां पर नया औसत पूछता है तो आप 12वीं पारी के बाद का औसत बताएं, ठीक है। सभी लोग समझ गए? अब आपको दोनों का मैं अच्छी तरीके से ट्रिक समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रश्न क्लियर हो जाए। आपको जैसे नया औसत देना है, ये आपका नया, ये आपका पिछला, ठीक। नया और पिछला दोनों औसत आपको निकालना मैं सिखा देता हूं। प्रश्न नया का है लेकिन पिछला का भी पूछ सकता है, दोनों बातें सीखनी अनिवार्य। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 104 लिख लेना है, 104 रन बनाए। अब देखिए सर, आपको नया औसत बताना है, औसत बढ़ा है 2, तो तुरंत आप अपने दिमाग में 2 से 11 का गुणा कर लो, पिछली पारी का गुणा करो। जब नया औसत पूछे तो गुणा पिछली पारी का करो, तो यहां पर जो गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, इसमें आप 22 माइनस कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 9, सॉरी इसमें ये गया कितना 2 और ये 8, आपका आंसर आ गया 82। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा? अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। जब नया औसत पूछा तो मैंने गुणा पिछली पारी से किया, ठीक। अब पिछला औसत पूछ रहा है, मतलब 11वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है, फिर से 104 लिखो, लेकिन इस 2 का गुणा आप नई पारी से कर दो 12 से, तो 12 दूनी 24, आपका आंसर आ गया यहां पर कितना 80। ये आपका पिछला औसत है और ये आपका नया औसत है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रश्न में रोहित अपनी 16वीं पारी में 20 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति मैच घट जाता है। सर यहां गौर करो, यहां 2 रन प्रति मैच बढ़ जाता है, यहां 2 रन प्रति मैच घट जाता है। प्रश्न पूछने का प्रोसेस सेम है, सिर्फ जानकारी में थोड़ा सा बदलाव, ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, फिर वही बात मैं करूंगा कि अगर नया औसत पूछ रहा है तो नया औसत मतलब 16वीं पारी के बाद, ठीक है। और अगर आपसे पिछला औसत पूछ रहा है तो पिछला औसत का मतलब यहां पे 15वीं पारी के बाद, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। यहां 16वीं पारी के बाद और यहां 15वीं पारी के बाद तक का ही औसत पूछेगा, ठीक। अब देखो यहां पर देखिएगा, फिर से तरीका क्या है, आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले 20 लिख लेना है, क्योंकि 20 रन आपको पता है। अब ये बताओ कितना घट जाता है, 2 रन प्रति मैच घट जाता है, तो 2 का तुरंत पिछली पारी से गुणा करो, 15 दूनी 30 प्लस 30, आपका आंसर बच्चों क्या हो गया 50। समझ गए होंगे आप लोग। वही यहां पर आपको समझना है
कि अगर आपको यहाँ पर पिछला औसत बताना है तो नए पारी से गुणा करिएगा 20 प्लस ये बताइएगा 2 का गुणा आपको किससे करना है 16 से, 16 दूनी 32। ये बताइए पिछला औसत अगर आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 52 आंसर। तरीका आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी आ जाते हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो भी इन दोनों प्रश्नों में डाउट है आपको फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि आप वीडियो को उस स्टेज से दोबारा प्ले करके देखें जहां से आपको कोई भी डाउट क्रिएट हो जाता है। जो भी जानकारियां मैं आपको समझा रहा हूं बड़े अच्छी तरीके से आप सभी जानकारियों को समझिएगा ताकि आपको कहीं किसी भी प्रश्न में कोई डाउट ना हो। मैं आपको हर प्रश्न का छोटे से छोटा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इन प्रश्नों को नोट करिएगा और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करिए ताकि आपको एग्जाम में बड़ी ही आसानी से आप क्वालिफाई कर सकें। जो भी चीजें क्लियर ना हो दोबारा से वीडियो में प्ले करके देखिए।